हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को, नमस्कार। सब लोग बढ़िया होंगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 14 कर रहे हैं भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। और हमें ऐसी उम्मीद है कि ये जो लेक्चर है ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट सेशन होने वाला है ना? तो दो लेक्चर में, अगले सेशन में, ऐसी मुझे उम्मीद है ना? ऐसी मुझे उम्मीद है कि ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। बताओ क्या हालचाल है आपके? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। करें स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। हाँ, इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स करेंगे हम लोग, है ना? डी एंड एफ ब्लॉक पहले आएगा और फिर उसके बाद सबसे जो लास्ट चैप्टर है आपका, क्या नाम है उस चैप्टर का जिसको आप लोग कहते हो सॉल्ट एनालिसिस, है ना? सॉल्ट एनालिसिस हम लोग सबसे लास्ट में करने वाले हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं, हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, एक एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स उसके भी मैं लेक्चर डलवा दूंगा, है ना? जो मैंने पढ़ा रखे हैं, मेरे सेशंस होंगे वो। और वो जो लेक्चर्स हैं उनसे एक बार आप फटाफट से अपना एस ब्लॉक एलिमेंट भी कवर कर लेना। हालांकि वैसे सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट का जो कुछ कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में आता है, उस केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है ना? केमिकल बॉन्डिंग से उसको रिलेट कर सकता है। हालांकि वो हमने केमिकल बॉन्डिंग में कर रखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार के लिए मैं सेशन डलवा दूंगा। खटाखट से उसको आप लोग देखोगे, 3-4 सेशन है, 3 सेशन है 1.5-1.5 घंटे के, तो उसको आप लोग 2 से 3 घंटे में खत्म कर लोगे, है ना? ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। यस। ठीक है। और अगर मान लो अपना सिलेबस हो गया टाइम पे, तो फिर मैं उसको लाइव भी ले लूंगा भले, है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? कभी वन शॉट ले लेंगे। यस, वन शॉट ले लेंगे तो उसमें लाइव भी खत्म हो जाएगा, है ना? हाँ, तो ये भी कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, लाइव देख लेंगे भाई, लाइव देख लेंगे। यस 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 यस। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे लास्ट क्लास में, होमवर्क सबसे पहले हम लोग वो करेंगे, है ना? आइसोमेरिज्म अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म कर दिया था। आज मैं आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे ले जाऊंगा। देखो, ये वाले क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आपको जो मैंने होमवर्क में दे रखे थे ना, एक बार फटाफट से उनको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ना? उसके आंसर भी मैंने नोट कर रखे थे, है ना? उसके आंसर भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे थे, तो मेरे हिसाब से आप सब लोगों ने कर ही लिया होगा वो, है ना? सारे कर लिए होंगे। देखो क्या कह रहा है ये, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्सेस। क्या पूछना चाह रहा है? एनर्जी ऑफ अब्जॉर्प्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो ये है T2G और यहाँ पर है EG, इलेक्ट्रॉन T2G में प्रेजेंट है, तो यहां से यहां जाएगा तो कुछ एनर्जी क्या करेगा? वो अब्जॉर्व करेगा, है ना? कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा? जितनी स्प्लिटिंग हुई होगी, है ना? जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, उस इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी ऑफ अब्जॉर्प्शन अब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा, है ना? जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग, उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में। और स्प्लिटिंग कौन ज्यादा करता है? जब आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है ना? क्योंकि देखो सेंट्रल मेटल सब में सेम है, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी सब में सेम है, तो जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा जिस लिगेंड का, वो एनर्जी भी ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा ना? सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड EN होता है, फिर NH3 और फिर H2, है ना? ऑर्डर हो जाएगा ABC, है ना? ABC मतलब ये। डन? कोई दिक्कत है क्या? अब इसमें पोल क्या देना? अच्छा, आंसर आंसर लिख के पोल दूं, है? हाँ। वाह, किसी पागल कुत्ते ने काटा मुझे। ठीक है ना? ये हो गया। अब इसमें ना आपसे ये भी पूछ सकता था कि वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्जॉर्प्शन है, वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्जॉर्ब बाय द कॉम्प्लेक्सेस, है ना? वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्जॉर्ब बाय द कॉम्प्लेक्सेस। तो वेवलेंथ पूछता तो जो एनर्जी का ऑर्डर होता उसका जस्ट ऑपोजिट कर देते हैं ना? तो उस केस में मैक्सिमम C हो जाता और A सबसे मिनिमम हो जाता। आइए देखो 2023 का क्वेश्चन करो, देखें क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। याद करो लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना? लिमिटेशंस में मैंने आपको लिखवाया था कि इस लिमिटेशन में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर नहीं बताया जा सकता। हमने लिखा था कि जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, मतलब बोला था ना, जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, है ना? वो ज्यादा रिपेल करेंगे, और जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो इसका मतलब उनका जो एनर्जी ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज्यादा होगा, और अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए। लेकिन हमने लिखा था कि जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, मैक्सिमम नेगेटिव लिगेंड्स आर वीक लिगेंड्स, है ना? तो ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसको हमारा,
ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता 100%, है ना, 100% नहीं कर पाता। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कर देता है, कलर कर देता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कर देता है, लेकिन सबसे पहली चीज नहीं बता पाता। आइए एक और क्वेश्चन, ये है 2021 का क्वेश्चन, है ना, ये भी हम लोगों ने क्लास में कर लिया था। यस, है ना ये भी 2000 ये क्लास में किया हुआ है, तो क्वेश्चन है आपको लिखवाया था ना। जैसे मान लो ये है आपकी एक रिएक्शन, ये, यस, और हमसे कह रहा है कि भाई पहला जब NH3 ऐड हुआ तो ये बना, इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 है, फिर एक और NH3 ऐड हुआ K2, एक और NH3 हुआ K3, एक और NH, तो टोटल 4 आ गए, है ना। लिखता है द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इनकी वैल्यू हमें दे रखी है, द ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन ऑफ CuNH4 CuNH3 इसके लिए हमें बताना है कि बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा। तो सुनो, आप क्या करो, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लो। Cu2 प्लस 4NH3 गिव्स CuNH3 2 है ना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। सर ये कैसे निकलेगा, ये वाली रिएक्शन कैसे आएगी, अगर यहां पर जो रिएक्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 दे रखा है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ऐड कर दूं, सॉरी, है ना। अगर आप इन चारों रिएक्शन को ऐड कर देते हो तो अल्टीमेटली आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी, और इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको मैंने लिख दिया K फॉर्मेशन। यस, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो K फॉर्मेशन होगा वो होगा K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, यही होगा, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, ये मिलेगा फॉर्मेशन कांस्टेंट, है ना। ये क्या मिलेगा भाई, फॉर्मेशन कांस्टेंट। और हमसे क्या पूछा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब इसका जस्ट उल्टा। यस, हमें पूछा है ये वाला, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए, है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब यही तो हो गया, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब 1/K फॉर्मेशन पूछा है। बताओ क्या पूछा है, 1/K फॉर्मेशन पूछा है। अरे बोलो, बोलना पड़ेगा जरा। ये बताया था ना मैंने आप लोगों को, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट पूछा है। ये क्या पूछा है, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट। जब स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने आपको पढ़ाया था, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये सारा डिटेल में मैंने आपको करवाया था कि कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, क्या उनको बोला जाता है, क्या स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है और क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ना। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो बनाएगा। यस, किसी को कोई परेशानी नहीं है इसमें, कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं, आसान है। आइए आगे चलते हैं फिर। एक और क्वेश्चन ये रहा, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमसे पूछी है, 2020 का क्वेश्चन है ना। और इसमें कह भी दिया इसने कि जो डेल्टा आ है वो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है डेल्टा ओ से। इसका मतलब यहां पर जितने भी लिगेंड्स है वो सारे के सारे वीक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, और वीक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो जो पेयरिंग होगी वो नहीं होगी, है ना, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग नहीं होगी, हमें यही देखना है। यस, यहां पर जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, जो कोबाल्ट होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d7, और अगर मैं CO3+ लिख दूं तो ये बन जाएगा Ar3d6। यस, ये क्या बन जाएगा, Ar3d6। अब देखो, ये है Eg और ये है T2g, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये, तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 5, और छठा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। बताओ। यस, इन दोनों के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है ये कहता है डेल्टा ओ लिख दो। ठीक है साहब, डेल्टा ओ लिख देंगे, है ना। यहां पर है बारी सेंटर, इसकी एनर्जी कितनी बढ़ती थी 0.6 डेल्टा ओ से, और इसकी एनर्जी कितनी कम होती थी -0.4 डेल्टा ओ से। बताइए, यही हो जाएगा क्या? अरे बोलो ना। तो सर यहां पर कितना मिलेगा, यहां पर कितना मिलेगा, देखो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ, 2 3 4, 4 इंटू -0.4 डेल्टा ओ, प्लस ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 इंटू 0.6 डेल्टा ओ, है ना। तो ये कितना मिल गया, 4 चौक 16, और ये हो गया 12, तो -0.4 डेल्टा ओ। बस खत्म हो गई कहानी। और इसमें पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा नहीं। पेयरिंग एनर्जी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सर क्वेश्चन में बोला है पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है ना। पेयरिंग एनर्जी तब आता है जब आप जबरदस्ती आप पेयरिंग करवाते हो, है ना। यहाँ जबरदस्ती नहीं हुई है, यहाँ पर तो इसकी मर्जी है ना। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये जबरदस्ती वाले पेयर नहीं है, है ना। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं, पेयरिंग करवानी पड़ेगी। और ये तो मैंने आपको इतने सारे एक एक केसेस लिखवा के, है ना, एक एक केस आपको लिखवा दिया था सारा, D1 से लेके D10 तक सब में एनर्जी कैलकुलेशन कर रखी थी, चाहे वो वीक लिगेंड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, है ना, सब में करवा दिया था। तो भाई वो इसीलिए करवाया था, इसी दिन के लिए कि जिस दिन इस तरह के क्वेश्चंस पूछे आपसे जेई, उस दिन आप उसको फटाक से कर दो, और जैसे ही वो क्वेश्चन आपको अपने उसमें दिखे, है ना, आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार ये तो मेरा मतलब कॉपी में किया हुआ क्वेश्चन है ना, मेरे नोट्स का क्वेश्चन है। तो ऐसे एकदम से अपना कॉन्फिडेंस आप बूस्ट हो जाता है कि यार ये तो मेरी कॉपी का क्वेश्चन आ गया।
यस आओ देखें अगला क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना। ठीक है, यहां पर भी डेल्टा की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, जिसका डेल्टा ज्यादा होगा, है ना, और डेल्टा किसका ज्यादा होगा, आपका लिगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, है ना। इसमें तो मुझे क्या चेक करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड चेक करनी है। क्या चेक करना है दादा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड चेक करना है ना। तो सबसे तगड़ा लिगेंड कौन है, ईएन, फिर कौन है NH3, फिर कौन है H2O, और सबसे लास्ट में कौन है F-। तो ऑर्डर मेरे हिसाब से बन जाएगा डी सबसे ज्यादा, फिर C, फिर B और फिर A, है ना। DCBA, DCBA, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। बताओ, अरे बोलो, कोई हो दिक्कत तो बताओ। नहीं है ना, आ गया सबको समझ में, क्लियर हो गया सबका। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसके बाद मैंने आपको 2 क्वेश्चन और दिए थे होमवर्क में, याद है तुम्हें, आइसोमेरिज्म के 2 क्वेश्चन दिए थे, याद है क्या। एक तो मेरे हिसाब से ये रहा होगा, चेक करना जरा, यही था क्या, CO NH36 और CO CN6, यही था क्या एक क्वेश्चन। एक तो ये रहा होगा, हाँ जी, एक तो ये रहा होगा, बोलो। बोलो बोलो बोलो, क्वेश्चन यही था क्या, अरे बताओ ना। बोलो 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 बोलो, क्रोमियम था, अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, क्रोमियम ले लो, एक ही बात है, क्रोमियम हो कोबाल्ट हो। कितने बने थे आइसोमर बताइए, इसके मैंने आपसे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म पूछी थी, बताओ कितने बने थे। चलो क्रोमियम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कितने बने थे। आपने कहा सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर इस कॉम्प्लेक्स में -3 चार्ज है और इस पे +3 चार्ज होगा, है ना। अब आपने अदला बदली करनी स्टार्ट करी, एक CN इधर ले गए तो यहां 5 NH3 हो गया और एक CN इधर आ गया, ठीक है साहब। और इधर क्या हुआ, CN रह गया 5 और सर एक NH3 आ गया, है ना। ऐसा करते ही इस पे चार्ज आ गया -2, इस पे चार्ज आ गया +2, ठीक है क्या। फिर उसके बाद एक और बनाने की कोशिश करी आपने, यहां से क्रोमियम को लेके चले गए आप उधर, तो सॉरी NH3 को, तो 4 रह गए और यहां आ गया CN ट्वाइस, है ना। और इधर क्या हुआ, यहां रह गया क्रोमियम और CN हो गया कितना 4 और NH3 हो गया 2, यस यही बन गया क्या। चेक करो, ये भी कुछ अलग है सर, यहां पर हो गया -1 और ये हो गया +1, ठीक है। और सर एक और अदला बदली कर दो सर, है ना, एक और अदला बदली कर दो सर, कर लेते हैं सर। यहां NH3 3 रह गया और यहां CN 3 रह गया, ठीक है सर। यहां पर भी CN 3 रह गया और NH3 होल थ्राइस रह गया। लेकिन सर देखो, इस पे चार्ज आ गया 0, इस पे चार्ज आ गया 0, इसका मतलब ये आयनिक नहीं रहा, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है सर। कोई बात नहीं, मत कंसिडर करो। अगला वाला कर लो सर, एक और NH3 ले जाओ यहां से, NH3 ट्वाइस कर दो और CN 4 कर दो। मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं, इधर CN 2 रह जाएगा और सर NH3 4 हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई चेक कर ले एक बार, कहीं रिपीट तो नहीं हो गया, कहीं रिपीट तो नहीं हो गया। आप बोलोगे सर ये देखो, ये तो सेम हो गया, है ना, ये सेम हो गया सर। इसका मतलब इसके जो मैक्सिमम पॉसिबल आइसोमर्स हैं, है ना, इसके जो मैक्सिमम पॉसिबल आइसोमर्स हैं 1 2 3 बनेंगे, ठीक है ना। टोटल 3 आइसोमर्स इस केस में बनने वाले हैं। कर ही लिया होगा आप लोगों ने, बताओ हो गया था ना। अब इसके बाद एक और था CR NH36 और दूसरा रहा होगा CO CN6, बताओ यही था, अरे नेक्स्ट वाला यही था ना। तो इसमें यहां पर -3 यहां पर +3, करो अदला बदली सर, कर दो NH3 5 कर दो। ये तुमने कर लिया वैसे, फिर भी मैं एक बार के लिए बता देता हूं ताकि आप लोग क्रॉस चेक कर लो और ये ना बोलो कि सर पैसे तो पूरे दिए थे हमने, हैं। हर क्वेश्चन आप लोग होमवर्क देते हो, सारे सारे डिस्कस और नहीं करते। यहां -2 यहां +2, है ना, चेक कर लेना भाई, चेक करते रहना अपना। NH3 4 हो जाएगा और सर यहां CN ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है जी। यहां +1 आ गया सर, यहां CO CN 4 हो गया और NH3 ट्वाइस हो गया। लो सर यहां -1 आ जाएगा। जब आप अगला भरोगे तो सर अगला वाला मत कर देना आप लोग गलती से, अगले वाले में गड़बड़ है सर, है ना, अगले वाले में गड़बड़ है सर। कैसे भैया गड़बड़, सर यहां देखो, यहां तो न्यूट्रल हो गया सर, तो ये नहीं गिना जाएगा, यस ये नहीं गिना जाएगा। तो सर अब अदला बदली और करो, आगे देखें, एक बार करके देख लेते हैं सर। CS3
NH3 को आप रहने दो सर 2, और यहां Cn को कर दो 4, फिर यहां कोबाल्ट के पास Cn 2 ही रह जाएगा और NH3 4 हो गया। तो मैंने कहा भाई एक बार चेक कर ले कहीं रिपीट ना हो गया हो, है ना, एक बार चेक कर ले कहीं रिपीट ना हो गया हो। यस, एक बार चेक कर लो रिपीट ना हो गया। सर रिपीट नहीं हुआ आज ना हुआ क्या है, क्रोमियम और कोबाल्ट दोनों अलग अलग हैं सर, है ना, दोनों अलग अलग हैं तो रिपीट होने की टेंशन नहीं है ना। अगर दोनों सेम होते ना तब ये रिपीट हो जाता, सर अलग अलग है तो रिपीट होने की टेंशन नहीं है। अब सर इसके ऊपर आ गया चार्ज कितना, -1, इस पे आ गया सर चार्ज +1, है ना, ये उल्टा लिख लेना, है ना, ये उल्टा लिख लेना, ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखो Cr NH3 एक ही रह गया सर, और सर यहां Cn 5 हो गया, यहां Cn एक ही रह गया, और सर NH3 5 हो गया। चेक करना जरा सही लिखा है क्या। हाँ, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +3 रहनी चाहिए, और +3 रहने के लिए कितना लिखना पड़ेगा, -2 लिखना पड़ेगा, और इस पे +2 लिखना पड़ेगा, ठीक है सर। और देख लो सबसे लास्ट में सारा का सारा NH3 यहां से भाग गया, इधर आ गया है Cn के पास 6, और सर इधर आ गया है NH3 6, ये लो सर, इस पे +3 और इस पे -3, टोटल कितने बन गए सर, 1 2 3, ये तो गिनना नहीं था, तो 4 5 6, अबे 6 बन रहे हैं मेरे तो, है भाई, अरे 5 किसके बने थे, टोटल कितने बने भाई, मेरे तो 6 बन रहे हैं। चेक करना जरा कोई रिपीट तो नहीं हो गया क्या भाई लोगों, चेक कर लो भाई कोई किसी का रिपीट ना हो गया हो बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। टोटल पॉसिबल पूछा है, मतलब उस वाले को भी इंक्लूड करना है ना, उस वाले को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। टोटल कितने बनेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल कितने हैं, 6 हैं, इस वाले को छोड़ना है ना, ये इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे। डन, अरे बोलो यस। तो ये इस तरह से आप लोग आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे चलें, आगे चलें, चलें क्या आगे, आगे चलें क्या। अच्छा बताओ डीपीपी का क्या रहा, डीपीपी मिली क्या आप लोगों को, डीपीपी मिली क्या, फिर कल आई क्या डीपीपी। ये डीपीपी में भी भाई मतलब लफड़ाई हो रखा है, 3 दिन पहले मैंने डीपीपी भेज दी थी, लेकिन अभी तक ये लोग पता नहीं क्या कर रहे थे, तो कल थोड़ा मैंने हड़काया इनको, मैंने कहा भाई ऐसे तो नहीं काम चलेगा। हाँ हाँ आ गई 8 डीपीपी आ गई ना अब, हाँ तो फिर उसके बाद भेजिए इन्होंने, ठीक है ठीक है। हाँ तो बता दिया करो आप लोग, है ना, कि डीपीपी नहीं आई है, तो 8 डीपीपी आ गई है ना, आज डीपीपी नहीं मिलेगी आपको, कल मिलेगी अब, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया, हाँ मिल गई थी, हाँ 2 आई कल, हाँ हाँ 2 आई होगी, 2 आई होगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आओ जी चलते हैं अब लोग, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो लेक्चर के बाद नहीं आई थी ना, है ना, लेक्चर के बाद नहीं आई थी ना, लेक्चर जो था वो तो अपना खत्म हो गया था सैटरडे को, सैटरडे नहीं आई, फिर मैंने चेक किया एक्चुअली, संडे को मैंने चेक किया, सैटरडे मैंने रात को चेक किया, तो अभी तक डीपीपी नहीं आ रखी थी, मैंने कहा अब रात को तो इतनी रात रात को क्या ही कॉल करें किसी को, फिर मैंने आज संडे को सुबह उठ के और फिर कॉल किया, फिर बोला कि सर हाँ हम लोग देखते हैं ये करते हैं, वो थोड़ा गलत था यार, वो नहीं होना चाहिए था ऐसे, है ना, वो उन्हीं लोगों का ही आपस में कुछ प्रोसेस का लफड़ा था, इस वजह से नहीं हो पाया। चलिए तो अब चलते हैं, और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सुनो मेरी बात, हाँ डीपीपी के सॉल्यूशन भी आएंगे, हाँ आज मैं करूंगा कुछ डीपीपी के सॉल्यूशंस, लेकिन सॉल्यूशन की जरूरत है क्या, मतलब इतना सब कुछ करवाने के बाद तो डीपीपी तो ऐसे हो जानी चाहिए, मतलब ऐसे घट 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 ऐसे खटाक, है ना, बैठो और 5 मिनट में पूरा डीपीपी सॉल्व, ये होना चाहिए, मतलब इतना अच्छा तुम्हें नोट्स लिखवा रखे हैं और इतना सिस्टमेटिक वे में लिखवा रखे हैं, सबसे बड़ी चीज ये, ऐसा नहीं कि किसी चीज को कहीं डाल दिया, किसी को कहीं डाल दिया, किसी को कहीं डाल दिया, है ना। सारा जो भी चैप्टर है, और सिर्फ यही चैप्टर नहीं, आप कोई सा भी चैप्टर देखो, सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किस सीक्वेंस में आप पढ़ाते हो और नोट्स कितने किस सीक्वेंस में बने हुए कितने ढंग से, है ना, तो वो सारी चीज आपको अच्छे से करवाई गई है, तो इसी हिसाब से मतलब ऐसा होना चाहिए कि डीपीपी देखी और उसके क्वेश्चंस तो धड़ाधड़ हो जाने चाहिए, है ना। हाँ वो मैं डाल दूंगा वैसे डीपीपी के सॉल्यूशन, अभी क्या ना थोड़ा सा माहौल बिजी चल रहा है यार मेरा, 3 क्लासेस होती हैं, और फिर उसके बाद कभी कभी मंजिल, जैसे एक मंजिल आ गई, अभी अगला फिर होना है मंजिल, तो जिस दिन मंजिल होती है और फिर उससे अगले दिन वो 6-7 घंटे उसी में चले जाते हैं, फिर उसके बाद 6 घंटे की लगभग रेगुलर क्लास मेरी हो ही रही है, तो थोड़ा सा अभी थोड़ा बिजी चल रहा था माहौल, इस वजह से आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाए टाइम पे, लेकिन अब मैं
एक साथ डाल दूंगा वो, ठीक है। हाँ आओ जी सर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखो सिंपल सी इसने डेफिनेशन लिखी है कि ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, बिल्कुल सेम होना चाहिए, लेकिन जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का डिफरेंट होता है स्पेस में। एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है स्पेस में वो डिफरेंट होता है। सर क्या मतलब हुआ इसका, है ना सर, इसका क्या मतलब हुआ? आइए देखो एटम्स का अरेंजमेंट। देखो मैं थोड़ा सा आपको ऑर्गेनिक वाला एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे लेट से आपके पास एक एल्कीन है ना, आपके पास ये एल्कीन है ना, इस एल्कीन पे यहाँ CH3 लगा है, यहाँ H लगा है, ठीक है ना, यहाँ CH3 लगा है और यहाँ पर H लगा है। वैसे ही इसी केमिकल फॉर्मूले की एक और एल्कीन बनाई मैंने, है ना। अब ये एल्कीन तो तुम लोग जानते ही हो और इसमें क्या ही बताना तुम्हें। इसमें आप एक चीज नोटिस करो, इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन सर केमिकल फॉर्मूला सेम होते हुए भी जो एटम्स का अरेंजमेंट है स्पेस में वो सेम नहीं है ना सर, वो डिफरेंट है, ठीक है, वो डिफरेंट है। यहां पर देखो सर, दो CH3 जो है वो सिमिलर साइज है, एक साइड है, और यहां पर जो दोनों CH3 है सर वो ऑपोजिट साइड है। यहां पर सर दो CH3 के बीच डिस्टेंस x है और यहां पर सो दो CH3 के बीच डिस्टेंस है वो y है ना। तो सर यहां हो क्या रहा है, केमिकल फॉर्मूला सेम होते हुए भी और एटम्स का, या फिर ऐसे कह दूं मैं लिगेंड्स का, है ना, यहां हम लोग कोऑर्डिनेशन में लिगेंड की बात करेंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं तो हम ये कहते हैं कि भाई एटम्स का जो कनेक्टिविटी है वो तो सेम है, एटम्स का कनेक्टिविटी है वो तो सेम है, लेकिन सर 3D में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। 3D में जो अरेंजमेंट है सर वो डिफरेंट है ना। यहां पर दो देखो सर, अरेंजमेंट डिफरेंट कैसे पता लगा, यहां दो CH3 पास पास है और यहां दो CH3 दूर दूर है, तो सर इसका मतलब अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, है ना। फिर इसमें कह देते हैं दो सेम ग्रुप सेम साइड है तो सर ये सिस होगा, और सेम ग्रुप जब ऑपोजिट साइड होते हैं तो वो ट्रांस होता है। बताओ यही तो था ना, अरे बोलो। तो ये, और एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ये है कार्बन, है ना, इस कार्बन से 4 ग्रुप लगे हुए हैं, है ना, ये जो कार्बन है इससे 4 ग्रुप लगे हुए हैं, R1 R2 R3 R4, है ना, और ये सारे के सारे जो हैं ग्रुप डिफरेंट है। तो यहां पर आप चेक करो R1 R2 R3 ये एटम्स का अरेंजमेंट है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बना लूं, मैं क्या करूं, इसकी मिरर इमेज बना दूं, यस, मिरर इमेज में क्या होगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, यस। तो सर यहां पर भी एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो ये जो दोनों आइसोमर्स होंगे इनको आप लोग क्या बोलोगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलोगे। अरे बोलो ना यार, है ना, ये क्या थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे, और ये वाले क्या थे सर, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है। याद आया? तो सर हमारा जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा उसमें हमें 2 तरह की आइसोमेरिज्म पढ़नी है, यस, हमें 2 तरह की आइसोमेरिज्म पढ़नी है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फील मैंने आपको दे दी है, ज्योमेट्रिकल क्या होगा और ऑप्टिकल क्या होगा, है ना। डन, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत आसान चीज है जो आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़ के आए हो, ठीक है सर। अब सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है बता ही दिया है मैंने आप लोगों को, यस यस यस। मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे क्या, फटाफट बताओ। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे क्या, यस, अरे बोलो मुन्ना, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे क्या, हाँ करेंगे क्या। सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो होती थी, सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग ये देखते थे, हम लोग ये देखते थे कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे ये CH3 इस CH3 के बिल्कुल पास पास है, सेम साइड है, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो x है, और सर यहां जो दो CH3 हैं इनके बीच जो डिस्टेंस है वो y है, डिस्टेंस अलग अलग है। लेकिन सर अगर मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं, है ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये रहा कार्बन, ये है R1, ये है R2, दिस इज योर R3, है ना, एक ग्रुप ये लगा हुआ है, ये रहा आपका R3, और एक ग्रुप ये लगा हुआ है, ये रहा तुम्हारा R4। अब आप चेक कर लो, किन्हीं भी दो ग्रुप के बीच जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगी। जो तुम्हारी श्रद्धा हो कि R3 को यहां ले जाओ, R4 को यहां ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके बीच जो बॉन्ड एंगल है वो हमेशा 109.28 ही रहेगा। एक एटम के रिस्पेक्ट में दूसरे एटम का जो अरेंजमेंट है वो कभी भी डिफरेंट नहीं हो रहा, यस, कभी भी डिफरेंट नहीं हो रहा। जो आपकी मर्जी हो, जो आपकी मर्जी हो, जैसे ले जाना चाहो वैसे देख सकते हो, है ना, जैसे ले जाना चाहो वैसे देख सकते हो।
और इसी वजह से आप लोगों ने जब आइसोमेरिज्म पढ़ी होगी तो उसमें एल्केन में कभी भी आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखी। एल्केन में आप लोग क्या पढ़ते थे, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ते थे, कार्बन कार्बन फ्री रोटेशन की वजह से आइसोमेरिज्म, है ना। लेकिन जो एल्कीन होते थे, एल्कीन में हम लोग पढ़ते थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बिकॉज वहां कार्बन कार्बन के बीच रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से ये जो एटम्स हैं, इनकी ये जो ग्रुप्स हैं, इनके बीच जो डिस्टेंस है, इनका जो रिलेटिव अरेंजमेंट है एक के कंपैरिजन में दूसरे का, वो डिफरेंट होता है, और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देता है ना। तो ध्यान रखना है, यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, है ना। तो सबसे पहली चीज आपने क्या सीखी कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। ये चीज है, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। डन, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ठीक है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। डन, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। मुझे एक चीज बताओ, अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल को अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करनी है तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए? हाँ जल्दी बोलो, अगर किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करनी है तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करनी है तो क्या कंडीशन होना चाहिए? क्या कंडीशन होना चाहिए, जल्दी बताइए। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करनी है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? फटाफट उसमें, हाँ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अरे भाई सीधा सा कह दो ना, मॉलिक्यूल शुड बी कायरल, है ना। मॉलिक्यूल शुड बी कायरल, है ना। या फिर या लिख देता हूं मैं, कॉम्प्लेक्स शुड बी कायरल। कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए? शुड बी कायरल, है ना। सर ये कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, या फिर कायरल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होता उसको हम लोग कायरल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, है ना। ये तो पढ़ते थे आप लोग, है ना। डज नॉट सुपर इंपोज, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? डज नॉट सुपर इंपोज ऑन इट्स मिरर इमेज। बोलिए, वो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होना चाहिए, वो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लो मैं आपके सामने एक लेटर लिखता हूं ए, है ना, एक कंपाउंड है ये वाला, क्या ये कायरल है क्या? सर आप इसकी मिरर इमेज बना दो, सर इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी, है ना। तो सर इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये अपनी मिरर इमेज के बिल्कुल सुपर इंपोज कर देगा, इसका मतलब ये कायरल नहीं है सर, ये कैसा है? अकायरल है। कैसा है ये? अकायरल है। वैसे अगर मान लो ये लिखा है लेटर बी, इसकी अगर आपने मिरर इमेज बनाई तो कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। तो सर क्या ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज हो जाएगा क्या? ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज हो जाएगा क्या? सर नहीं होगा। इसका मतलब सर ये जो है ये है कायरल। बोलो, ये तो लिखते थे आप लोग, वो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होना चाहिए। यस, मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होगा, ये कंडीशन। सर ये कैसे पता लगता है कि वो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होगा? तो सर ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते थे कि उसके पास कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सिमेट्री एलिमेंट। सिमेट्री एलिमेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। समझ रहे हो? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए उसके पास। लेकिन सर यहां पर इनऑर्गेनिक में हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं देखना, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं देखना, हमें सिर्फ और सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सिमेट्री एलिमेंट, है ना। कौन सा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री एलिमेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड नॉट बी प्रेजेंट, है ना। ये प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड नॉट बी प्रेजेंट, है ना, शुड नॉट बी प्रेजेंट। सिर्फ और सिर्फ हमें इस केस में क्या देखना है? प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और कुछ देखने की आपको जरूरत नहीं है ना। वो बाकी सारी चीज आप ऑर्गेनिक में देखते हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री और वो सारा सब कुछ, ठीक है, समझ गए। हाँ, यहां सिर्फ पीयूएस नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ पीयूएस देखना है, सीयूएस की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है सर। अच्छा, ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है ना, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, क्या वो प्लेन पोलराइज लाइट को किसी एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट कर देगा क्या? यस, क्या वो ऐसा होता है क्या कि जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है भाई, कि जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है, क्या वो करता है क्या ऐसा? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, बोलो, कैन रोटेट
कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, जिसको आप लोग क्या बोलते हो शॉर्ट में पीपीएल कहते हैं सर हम लोग, है ना। प्लेन पोलराइज लाइट इन ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यस, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डन। तो यहां पर सर दो पॉसिबिलिटी होती थी, कि अगर मान लो आपका कोई सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, है ना। तो अगर मान लो कोई भी सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा होता था लीवो रोटेटरी, है ना, दो होते थे। ये क्या करता है, इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी को आप लोग डी से या फिर प्लस के साइन से दिखाते थे, ध्यान रखना स्मॉल डी होता था, है ना, और ये होता था सर स्मॉल एल, या फिर इसको आप लोग माइनस के साइन से दिखाते थे, ऐसे ही होता था, है ना। सर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या करता है, ये रोटेट करता है, रोटेट्स पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बोलो। और सर जो लीवो रोटेटरी होता था सर ये क्या करता है, रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बताइए, ऐसा ही होता था मेरे हिसाब से, ये वो चीज है जो आपको ध्यान में रखनी होती थी, है ना, ऐसा ही होता था। अरे बोलिए, जैसे अगर मान लो कोई भी सब्सटेंस है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, जैसे मान लो एक मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया ये वाला, एक कार्बन R1, इससे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, ये है R3 और ये है R4, यस, और आपने इसकी मिरर इमेज बना दी। तो ये आप लोग कहते थे कि सर ये वाला जो कार्बन है वो कायरल है, यस, और ये जो मॉलिक्यूल है ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होगा, और अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होगा, इसका मतलब ये एक कायरल मॉलिक्यूल है। आप ऐसे कहोगे कि ये इसका जो मान लेते हैं ये स्मॉल डी है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी सर वो क्या होगी, लिवो रोटेटरी होगी, है ना। और अगर मान लो ये लिवो रोटेटरी है तो इसका मिरर इमेज डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनेगा। इसको आप लोग बोलते थे इनएंशियोमेरिक पेयर, इसको क्या बोलते थे, इनएंशियोमेरिक पेयर। ये एक पेयर है सर, है ना, आप लोग बोलते थे ये एक दूसरे के इनएंशियोमर्स है ना, जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं हो रहे, ये एक दूसरे के क्या है, इनएंशियोमर्स है। बोलो, ये चीज पढ़ते थे। यहां तक कि इतनी सी चीज है जो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चाहिए, जो इस चैप्टर में आपके काम में आने वाली है, बस इतनी सी चीज है, और कोई लफड़ा मुझे नहीं चाहिए, है ना, और कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। बस इतनी सी कहानी है जो अगर आपको पता है तो आप लोग सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। अब ये जो आइसोमेरिज्म है, इसमें मैं आपको एक कहानी बता देता हूं, एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं। इट डजेंट मैटर कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है या नहीं आती है, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है आज से पहले या नहीं पढ़ी है। आइसोमेरिज्म एक ऐसा टॉपिक है, जिसको कोई भी बच्चा बड़े आराम से क्लियर कर सकता है, बड़े आराम से समझ सकता है। आइसोमेरिज्म एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, और इसमें रटने वाली चीज भी नहीं है ना, इसमें समझने वाली चीज है। अगर आपको समझ में आती है तो आप लोग आइसोमर्स बड़े आराम से बना सकते हो, है ना, रटने की कोशिश कर ही नहीं सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म, इससे पक्का जेईई में क्वेश्चन पूछा जाता है, फिक्स है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। समझ गए मेरी बात को, है ना। तो आपको भले ही इससे पहले वाला ये जो टॉपिक है ना, आपको मान लो नोमेनक्लेचर नहीं करना आता किसी कॉम्प्लेक्स को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर कोई भी फर्क नहीं पड़ना आइसोमेरिज्म में, खुद को बना बना के देखना है, जो बंदा बना पाएगा कर लेगा क्वेश्चन। लास्ट में मैं आपको छोटी मोटी ट्रिक भी बता दूंगा, है ना, छोटी छोटी ट्रिक भी बता दूंगा, जिससे कि अगर मान लो कोई सिंपल सा क्वेश्चन आता है तो उसको आप लोग डायरेक्ट ट्रिक से कर पाओगे, है ना। लेकिन अल्टीमेटली आपको बनाना आना जरूरी है, ठीक है, आपको देखना आना जरूरी है कि कहां पर पीओएस है, कहां पर पीओएस नहीं है। यस यस यस, हाँ। और यहां पर मीजो रसमिक इनके बारे में बात नहीं करेंगे, जितनी चाहिए मुझे, है ना, जितनी मुझे चाहिए उतनी मैंने आपको बता दी है, जितना रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर में उतना मैंने आपको बता दिया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, क्या वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे क्या? यस, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं क्या वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे क्या? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस क्या वो
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे क्या? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, जल्दी बोलो। करेंगे क्या? मुझे पता था तुम लोग ऐसे ही बोलोगे। तो तुम भाई क्या पढ़ के आए हो? हैं? कौन सी आइसोमेरिज्म पढ़ के आए हो तुम लोग? अबे कौन सी आइसोमेरिज्म पढ़ के आए हो? अरे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का मतलब समझते हो क्या? ये है मेटल और ये है चार लिगेंड, और सर ये एक ही प्लेन में है। ये क्या है? एक ही प्लेन में है। ये क्या है? एक ही प्लेन में है ना? तो सर अगर ये एक ही प्लेन में है तो जिस प्लेन में ये सारे के सारे एटम्स प्रेजेंट है उसी प्लेन से इसको कट कर दो। इस मॉलिक्यूल को जिस प्लेन में ये सारे के सारे एटम्स प्रेजेंट है उससे कट कर दो। तो जैसे एम है, एम आधा ऊपर कटेगा आधा नीचे कटेगा। ये सारे के जो लिगेंड है वो आधे ऊपर कटेंगे आधे नीचे कटेंगे। ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट की मिरर इमेज हो जाएगा, और इसी वजह से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, जिसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना? जिस मॉलिक्यूल में ये आपका मॉलिक्यूल जिस प्लेन में प्रेजेंट है उसी प्लेन के अलोंग काट दो। यस, उसी प्लेन के अकॉर्डिंग काट दो, उसी प्लेन के अलोंग काट दो, तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होगा। और आप लोग बोलोगे कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं सर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। यस, समझ में आया क्या? स्लाइस कर दो बीच से। हाँ बोलो, अरे बोलो बोलो, समझ में आ गई अब तो बात, है ना? ये वो प्लेन है जिस प्लेन में ये सारे के सारे एटम्स प्रेजेंट है, उसी प्लेन से काट दो, इसको आप लोग मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलोगे। तो इस वजह से जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात ही नहीं करेंगे। हाँ, बट दे कैन शो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना? कैन लिखा है ना? कैन लिखा है। हमेशा करेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बोलो बोलो, समझ में आया? क्लियर हो गया ना? हाँ, इसी वजह से तो आप लोग कहते थे अरे भैया जो आपकी एल्कीन्स होती हैं, है ना, जो एल्कीन्स होती हैं वो एल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती थी, ऑप्टिकल नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो एल्कीन्स होती है एक ही प्लेन में होती है। फिर आप लोग अलीन्स पढ़ते थे, है ना? अलीन्स में खड़ा पड़ा ऐसे पढ़ते थे ना? अरे वो डबल बॉन्ड आते थे, है ना? कॉन्जुगेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड आते थे, प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता था। हम कहते थे सर एक खड़ा है दूसरा पड़ा है तीसरा खड़ा है, अगर दोनों सेम आगे तो फिर पीओएस हो जाएगा, जो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा ऑप्टिकल, है ना? तो वहां पर भी तो यही देखते थे, पीओएस ही तो, याद है? हाँ, अब एक चीज और देखो, अभी हमने लिखा कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, सर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना? वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, बट दे कैन शो, कौन सी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना? लेकिन सर वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ते थे, यस, सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ते थे क्या? कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैन शो बोथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना? ये दोनों शो कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, सॉरी, ये जो होंगे स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल नहीं शो करेगा, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा, लेकिन हमारा जो ऑक्टाहेड्रल होगा वो दोनों शो कर सकता है। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी, जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है हमें जो रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, डन? यहां तक नोट किया हो तो डन लिखिएगा, आगे चलते। हाँ जी, नोट किया हो तो डन लिखिएगा, आगे चलेंगे। यस यस यस, नोट कीजिएगा, डन लिखिएगा, अगर नोट कर लिया तो आगे चलेंगे। हाँ जी बताइए। चलें चलें आगे चलें, पक्का? हो गया?
हो गया। चलो जी, आ जाइए आ जाइए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, है ना। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, ये जो पूरी आइसोमेरिज्म रहेगी, है ना, ये जो पूरी आइसोमेरिज्म रहेगी उसमें जो मोनोडेंटेड लिगेंड है ना, जो मोनोडेंटेड लिगेंड रहेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड्स को मैं स्मॉल ए बी सी डी से दिखाऊंगा, है ना। मोनोडेंटेड लिगेंड को ए बी सी डी ई एफ ऐसे दिखाऊंगा मैं, ठीक है। और जो आपके बाइडेंटेड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है ना, जो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड रहेंगे, ये मैंने सारे एग्जांपल्स आपको बता रखे हैं, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड कौन कौन से होते हैं, है ना, लिख रखे थे हम लोगों ने। जैसे इथाइलिन डाइअमाइन है, वो एक तरह का सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। यस, जैसे डाइपिरिडिन है, वो आपका सिमेट्रिकल लिगेंड है ना। तो ये जितने भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स होंगे, ऑक्सलेट आयन है वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, उनको मैं ऐसे दिखाऊंगा, ए है ना, बी बी सी सी डी डी, इस तरह से, है ना, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड को। डन। और जो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, ये तो एग्जांपल तुम्हें याद है ना, ऑक्सलेट हो गया, डाइपिरिडिल हो गया, है ना, और कौन सा बताया था, इथाइलिन डाइअमाइन हो गया, ये सारे के सारे बाइडेंटेड लिगेंड है सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड जो होंगे उनको मैं कैसे दिखाऊंगा सर, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स को मैं ऐसे दिखाऊंगा, ध्यान रखना सर, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से, ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल आप लोगों को पता होने चाहिए, है ना, जैसे पीएन था, टीएन था, ग्लाइओक्सोमेटो था, है ना, डीएमजी था, ये सारे के सारे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स थे। डन, है ना। तो ये ध्यान में रखना है, ये रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। कई बार मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा, है ना, ऐसे लिख दूंगा, या फिर ऐसे लिख दूंगा, या ऐसे लिख दूंगा, है ना, फिर ऐसा ना हो कि एक दूसरे की शक्ल देखो, सर ये क्या हो गया, ये क्या लिख दिया आपने, हमें समझ ही नहीं आया, ठीक है। डन, ठीक है भाई, ऑल राइट, आ जाओ फिर, आ जाओ फिर। अरे ऐसा क्यों, मतलब ऐसा मेरी मर्जी है, मैं ऐसे दिखाऊंगा। अरे सर ऐसा क्यों, सर आप ऐसे क्यों दिखा रहे हो, अरे यार ये क्या बात हुई, मतलब ऐसे दिखाऊंगा तभी आसान हो जाएगा मेरे लिए, लिगेंड नहीं लिखना पड़ेगा, है ना, मुझे ये नहीं लिखना पड़ेगा ईएन, मैं लिख दूंगा ए, है ना, मुझे नहीं लिखना पड़ेगा NH3, उसकी जगह मैं लिख दूंगा स्मॉल ए, है ना। हाँ, आओ जी, आओ 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 आओ। तो सर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और सर इसका सबसे पहला एग्जांपल, है ना, सबसे पहला एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मान लेते हैं सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिखा है Ma4, M है यहां पर सेंट्रल मेटल, यस, है ना, ये कॉम्प्लेक्स है NiCO4, जैसे लिख सकते हो NiCO4, तो ये है आपका सेंट्रल मेटल M, और इससे 4 लिगेंड लगे हुए हैं A। तो मुझे बताइए क्या ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या, ये जो कॉम्प्लेक्स है क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अच्छा TN लिख दिया क्या, क्या ये जो कॉम्प्लेक्स है, हाँ क्या ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या, फटाफट बताओ। हाँ जी, हो गया, नहीं करेगा। अरे सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन थी क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन ये होती है कि इससे जो अटैच सारे ग्रुप हैं, इससे जो अटैच सारे ग्रुप हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, तभी उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। अगर कोई भी दो ग्रुप सेम हुए तो सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, और पीओएस की वजह से वो फिर आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना। यस, याद है ना ये चीज, अरे बोलो ना, ये चीज याद तो है ना तुम्हें, बताओ बताओ बताओ। जैसे मान लो मैं आपके सामने एग्जांपल भी देता हूं, है ना, अगर दिखे अच्छे से तो मुझे बता देना, ना भी दिखे ना तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो टेंशन मत लेना कि सर मतलब ये क्या हो गया सर, है सर हमें तो नहीं समझ में आया। वैसे तुम लोगों को पता है जब भी दो सिमिलर लिगेंड आ जाएंगे तब कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, है ना। जैसे मान लो ये आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, दिख रहा है आपको, ये आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, समझना, ये आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यस, इस तरह का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 4 दिख रहे हैं आपको लिगेंड, यस, ये 4 लिगेंड दिख रहे होंगे। अब सोच के देखो, इससे जो अटैच 2 लिगेंड है वो सेम है,
है ना। ये वाले दो लिगेंड सेम है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों लिगेंड सेम है। अब मैं क्या करूंगा, इस कॉम्प्लेक्स को इस तरह से काटूंगा, उस प्लेन के अकॉर्डिंग उसमें काटूंगा। कौन से प्लेन में? जिसमें ये वाला और ये वाला लिगेंड आता हो, है ना। मैं ऐसे काटूंगा, मैं ऐसे काटूंगा कि जिस प्लेन में क्या आए, ये वाला लिगेंड आए और ये वाला लिगेंड आए, दोनों लिगेंड आए। तो जब ऐसे काटूंगा तो ये वाला तो आधा आधा कट गया, ये जो डिफरेंट है ये भी आधा आधा कट गया। अब जब कटा तो इधर और इधर वाला जो पार्ट है वो सेम हो गया, ये देखो ये दोनों सेम है। और ऐसे काटा तो ये आधा आधा कट गया, तो इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट सेम है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। इसका मतलब सर इसमें पीओएस प्रेजेंट है, और पीओएस प्रेजेंट है इसका मतलब ये कभी भी ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, है ना। तो इसको आप चाहो तो विजुअलाइज कर सकते हो, है ना। आप चाहो तो विजुअलाइज कर सकते हो इस तरह से। आप 4 टेट्राहेड्रल एक कॉम्प्लेक्स बना लो और किन्हीं भी 2 लिगेंड को सेम कर लो। आप उस प्लेन के में काटो, उस प्लेन के अलोंग काटो जिस प्लेन में ये 2 डिफरेंट वाले ग्रुप्स आ रहे हो। जो सेम वाले ग्रुप्स होंगे एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, और जो डिफरेंट वाला है वो आपस में इधर से कट ही जाएगा। समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। चलो जी, तो सर इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जीआई शो नहीं करेगा, है ना सर। ये जीआई शो नहीं करेगा, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना। आप बोलोगे कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या बोलोगे? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वेरी गुड, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता जा रहा हूं, बताना जरा इसमें से कौन कौन से शो करेंगे कौन से नहीं करेंगे। एक लिख दिया मैंने MA3B, है ना। फिर उसके बाद लिखा है मैंने NA2B2, हाँ जी बताइए। फिर उसके बाद मैंने लिखा है MA2BC, बताइए इसमें से कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और सबसे लास्ट में मैंने लिख दिया है, एक मैंने लिखा है MABCD, बताओ MABCD, बताइए। अबे कौन सा 3D लाइब्रेरी, पढ़ लो इसमें फटाफट। इसमें भी तुम्हें 3D लाइब्रेरी दिखाना है मतलब, है? यस यस, बताइए बताइए इसमें से कौन सा होगा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कौन सा होगा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? यस यस सर, यहां देखो 3 सेम आ गए सर, यहां 3 सेम है, और अगर सेम है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सर यहां तो देखो सेम की भरमार है ना। हमने तो कहा था कोई भी 2 सेम आ जाए। सर ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सर ये वाला, सर ये भी नहीं शो करेगा। सर क्यों? क्योंकि सर ए 2 सेम आ गया सर। सर इसको भी हटा दो, सर इसको भी हटा दो, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है ना। ये वाला देखते हैं सर, यहां हाँ सर इसमें फील आ रही है सर। सर ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, है ना। सर ये कायरल है, सर ये वाला कायरल है, और अगर कायरल है इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसकी डी एंड एल फॉर्म्स बनेंगी, है ना। कितनी बनेंगी? डी एंड एल फॉर्म्स बनेगी, है ना। अब मुझे बताओ, अगर तुमसे कोई पूछे कितने इनेंशियोमेरिक पेयर बनेंगे, हैं जी, कितने इनेंशियोमेरिक पेयर बनेंगे? ईपी पूछ ले तुमसे कोई, कितने इनेंशियोमेरिक पेयर बनेंगे? बताओ बताओ, कितने इनेंशियोमेरिक पेयर बनेंगे? पता लगेगा ना सर ये। और अगर मान लो ये डी है तो इसका एल, बस। अरे बोलो, ये अगर डी है तो इसका एल, तो कितने इनेंशियोमेरिक पेयर हुए? कितना पेयर हुआ सर? एक ही पेयर है। कितना पेयर हुआ सर? एक ही पेयर है। कितना पेयर हुआ सर? एक ही पेयर है। समझ में आ गई बात? यस यस। अबे 4 कहां से आ गए? कितने पेयर होंगे इसके? एक ही पेयर होगा, है ना। कितने पेयर होंगे? एक पेयर होगा। और अगर तुमसे कोई पूछे कि इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, आप बोलोगे 2, एक डी और एक एल। समझ गए क्या? है ना। अगर तुमसे कोई पूछे कि इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, देखो ध्यान रखना, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं? 2, एक तो ये वाला और इसका मिरर इमेज दूसरा। तो 2 ऑप्टिकल तो आइसोमर है। और अगर पूछे कितने इनेंशियोमेरिक पेयर हैं, तो एक इनेंशियोमेरिक पेयर है। और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा नहीं, तो इसकी स्टीरियो आइसोमर्स भी कितने होंगे? 2 होंगे, है ना। इसका स्टीरियो आइसोमर एक ही होगा, ये वाला। इसका स्टीरियो आइसोमर एक ही होगा, ये वाला। इसका एक ही होगा, ये वाला। इसके कितने होंगे? 2, एक ये और इसकी मिरर इमेज। ये जीआई शो नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल शो करेगा। अरे बोलो, है ना। तो कई बार ऐसे वो कंफ्यूज करता है तुम्हें। ये नहीं पूछता है कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, वो ये पूछता है कितने इनेंशियोमेरिक पेयर्स हैं। तो जनता वहां पर भी इनेंशियोमेरिक पेयर भी 2 लगा के जाते हैं। पेयर तो ये होता है ना, पेयर तो 2 का एक पेयर होता है ना। अरे भैया पेयर 2 से बनता है ना। 2 लोग होंगे तभी जोड़ी बनेगी।
अकेले का पेयर थोड़ी ना होता है ना। और भगवान ना करे किसी अकेले का पेयर बने, ऐसी नौबत आए कि अकेले का पेयर रह जाए, है ना। हाँ, तो पेयर दो लोगों का बनता है, ठीक है सर। और आगे चलते हैं। ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स थे ना, इसमें सारे के सारे जो एग्जांपल्स थे, आप एक चीज चेक करना, सारे के सारे जो लिगेंड है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है। कौन से लिगेंड है? मोनोडेंटेड लिगेंड है ना। मोनोडेंटेड लिगेंड से सारे के सारे लिगेंड मोनोडेंटेड है। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल लेने जा रहा हूं बाइडेंटेड लिगेंड वाले, है ना। कौन से हैं? बाइडेंटेड लिगेंड्स वाले। दे दो सर एग्जांपल, है ना, दे दो सर एग्जांपल। आइए, एक मैंने एग्जांपल लिखा है MAAB2, है ना। ए मतलब ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, और B2 इसका मतलब दो अनसिमेट्रिकल, दो मोनोडेंटेड लिगेंड है। ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड में भी कैसा है? सिमेट्रिक है, ठीक है ना। हाँ, आओ और देखो। नेक्स्ट है MAABC। ये बताइए, MAABC, बताइए इन दोनों में से कौन सा शो करेगा? एक मैंने मान लो ऐसे लिख दिया MABC2, है ना, ऐसे लिख दिया। और एक मैंने लिख दिया लेट से MABCD। बताइए MABCD, बताओ देखें इनमें से कौन कौन से जीआई शो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? जल्दी बताओ फटाफट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, कौन कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई। हाँ सर, देखो ये रहा M। सर ये, अरे सर ये तो सेम आ गया सर, ये B और B सर ये तो सेम है, तो सर ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर ही नहीं सकता। सर यहां पर देखो, यहां सर ये दोनों, ये देखो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है ना, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, ये दो मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो क्या सेकंड वाला करना चाहिए क्या? हाँ जी, क्या सेकंड वाला करना चाहिए क्या? सर यहां देखो ना, ये तो ऐसे आ गया ना, ये सेम ही तो हो गया। अरे बोलो, अरे सर ये सेम ही तो हो गया। MAABC ये भी तो सेम ही है सर, ये देखो ना, ये दो चीज, दो जो ग्रुप लगे हुए हैं वो सेम ही तो है। अरे भैया आप ऐसे काटना, आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटना, सुनना मेरी बात, आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटना जिसमें B और C आते हो, उस प्लेन के अकॉर्डिंग काटना जिस प्लेन में क्या आते हो, B और C आते हो, है ना। ये B और C जिस प्लेन में आ रहे हैं उस प्लेन में काटो, तो ये इधर वाली पार्ट की मिरर इमेज हो जाएगी, और आधा B कट जाएगा, आधा C कट जाएगा, तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस। तो सर यहां पर भी सेम आ गया, यहां पर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, है ना। तो ये बेटा, ये तो अब सारी कहानी है ना ऐसी है, जो समझ पाए या फिर जिसने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अच्छे से पढ़ी है ऑर्गेनिक में, उसके लिए तो चुटकियों का काम है, ऐसे ऐसे, है ना। और ये तो बहुत सिंपल चीज है, समझ में आ ही रहा है यार कि ये दो ग्रुप सेम है तो काटोगे तो दोनों आधे आधे कट जाएंगे, और ये उस प्लेन में काटना है जिसमें B और C आ रहे हो, तो ये भी आधे आधे कट जाएंगे, खत्म हो गया, है ना। इधर में देखो सर, यहां तो हो ही नहीं सकता। देखो सर AB है, ये माना अनसिमेट्रिकल है, मान लिया AB अनसिमेट्रिकल है, लेकिन सर ये जो C2 है ना वो तो सेम आ गया। अरे भाई माना AB अनसिमेट्रिकल है, मान लिया, लेकिन ये C2 तो सेम आ गया ना। अब सर मैं इसको ऐसे काटूंगा, अब सर मैं इसको ऐसे काटूंगा कि जिसमें A और B आते हो, है ना, उस प्लेन में काट दूंगा। सॉरी, C और ये आते हो, A और B आते हो, उस प्लेन में काट दूंगा, और C और C एक दूसरे की मिरर इमेज हो ही जाएगी, है ना। इसका मतलब अबे लिगेंड, ये कौन था? अभी उसके कान पे मारूंगा ना इतनी जोर से, हैं, इतनी जोर से। मेरे भाई देख, यहां सिमेट्रिकल, इसका एग्जांपल क्या है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। कह रहा सर लिगेंड तो एक ही है, आपने दो एक कहां से लगा दिए? हे भगवान, अब क्या करें बताओ। सर यहां क्या होगा, मैं आपको बताता हूं क्या होगा, है ना। लेट से यहां लिखा है NH2, है ना, CH2 CH2 NH2, ये देख, है ना। ये लिगेंड तो एक ही है, लेकिन देने वाले ग्रुप कितने हैं? दो है। तो इसमें सिमेट्री है कि नहीं है? इसमें सिमेट्री है कि नहीं है? तो ऐसा लगेगा जैसे लगेगा दोनों से सेम ग्रुप लगे हुए हो, ऐसा लगेगा जैसे दोनों साइड सेम ग्रुप लगे हुए हो, है ना, ऐसा लगेगा जैसे दोनों ग्रुप सेम लगे हुए हो।
अब बताओ यार। हाँ, तो यहां पर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी सर, नहीं होगी सर। सर इसमें आओ देखें, इसमें तो हो जाएगी सर। इसमें कौन रोकेगा सर? इसमें कोई भी सेम नहीं है सर, चेक कर लो। सर इसमें कोई भी सेम नहीं है, ये है ए, ये है बी, देखो ये दोनों डिफरेंट है। सी और डी ये भी दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब सर ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना। ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसकी डी एंड एल फॉर्म्स बनेगी, है ना। इसके डी एंड एल फॉर्म्स बनेगी। समझ गया मेरी बात को, है ना। एक एनेंटियोमेरिक पेयर बनेगा और कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। मेरी बात समझ गए क्या? यस यस यस, हाँ जी। क्लियर हो गया क्या? डन है ना। आओ और देखो, और देख, बस यही तो देखना है यार कि कहां पर सेम है। कोई भी 2 ग्रुप सेम आ गए तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगी। ये तो सबसे आसान है। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स सबसे इजी है। अगर इसमें तुम ऐसे ऐसे मतलब झूलने लगोगे ना, तो जब मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा तुम फैल जाओगे ऐसे, हैं। मैं तो सोच रखा था मतलब मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, इसीलिए मैं आइसोमेरिज्म सबसे लास्ट में लेके चल रहा था कि यार तुमने तो ऑर्गेनिक भी पढ़ लिया है, अब तो मतलब मेरे लिए पढ़ाना एकदम ऐसे चुटकियों का खेल हो जाएगा। और तुम तो अभी लटक रहे हो ऐसे लग रहा है मुझे। आओ नेक्स्ट देखो और बताता हूं। जैसे मान लो ये लिखा है एम ए ए ट्वाइस, इसमें बताइए शो होगी कि नहीं होगी। फिर उसके बाद एम ए ए बी सी, है ना, इसमें बताइए होगी कि नहीं होगी। फिर उसके बाद एम ए बी ट्वाइस, इसमें होगी कि नहीं होगी। और सबसे लास्ट में एम ए बी सी डी। बताइए देखें इन चारों में से कौन कौन से ऐसे हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, है ना। इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, जल्दी बताओ फटाफट। यस यस यस, फटाफट बताओ। हम्म। इनमें से कौन कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं, कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, जल्दी बोलो। हो गया? कौन सा शो करेगा, कौन सा शो करेगा? आओ सर देखो, यहां तो चीख चीख के कह रहा है सर ये सिमेट्रिकल लिगेंड है। ये कैसा है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो एम, ये देखो सर ए ए, ये दोनों सेम है। ए ए ये भी सेम की तरह बिहेव करेंगे, तो सर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इस वाले केस में ये करेगा क्या? सर देखो ये दोनों तो डिफरेंट है लेकिन ये दोनों तो सेम है, ये भी नहीं करेगा। ये करेगा क्या? हाँ इसमें चेक करो, इसमें चेक कर लो। सर ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी, ये अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल। यस, तो सर ये वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सर इसका एक एनेंटियोमेरिक पेयर बनेगा। और कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे? सर 2 ऑप्टिकल आइसोमर होंगे इसके। कितने होंगे? 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। मेरी बात समझ गए? वेरी गुड। तो ये शो करेगा, है ना। और ये वाला भी शो करेगा, इसमें क्या दिक्कत है? सर 2 अलग अलग लिगेंड लगे हुए हैं, है ना। 2 अलग अलग अनसिमेट्रिकल लिगेंड लगे हुए हैं। ए बी अलग लगा हुआ है और सी डी एक अनसिमेट्रिकल लिगेंड अलग लगा हुआ है। तो सर ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यस, इसका एक एनेंटियोमेरिक पेयर बनेगा और इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे? 2 हो जाएंगे। मेरी बात समझ गए हो आप, है ना। ऑप्टिकल आइसोमर बोल दो या फिर स्टीरियो आइसोमर्स बोल दो,
वो सेम ही होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती नहीं, तो जितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे वही आपके स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। समझ में आया क्या महाराज? हेलो भाई लोगों, प्रणाम। समझ में आया क्या? है? समझ में आया क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चले। चलें क्या? थर्ड? अरे भाई थर्ड क्यों नहीं होगा? ये जो दोनों रिंग्स होंगी, ऐसे मानो, सुनो सुनो, ये जो दोनों रिंग्स, अब तो अभी तुम ना पता कैसे विजुअलाइज कर रहे हो, तुम ऐसा लग रहा है सर ये तो सेम आ गए सर, ये तो सेम आ गए सर, इसमें तो पीओएस आएगा। अरे मेरे ज्ञानी आदमी, ऐसे देख, ये वाली जो रिंग है और ये वाली जो रिंग है, ये अलग अलग प्लेन्स में है। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है कैसे बनता है, सुनो मेरी बात, हाँ हाँ अभी मैं बताता हूं। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है वो कैसे बनता है भाई? जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे ये है एम, है ना, ये एक लिगेंड है एम, ये एक लिगेंड है तेरा ऊपर, एक लिगेंड है तेरा यहां, मतलब ये जो तीन एटम्स है वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, मानते हो? ये जो तीन लिगेंड्स हैं, ये जो तीन एटम्स है वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। यस, ये जो तीन एटम्स है ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। इस बोर्ड को प्लेन मान लो, ये जो बोर्ड है इसको प्लेन मान लो आप, ये जो तीनों एटम्स होंगे वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे। अब जो एक लिगेंड होता है वो प्लेन से बाहर होता है। यस, जो एक एटम होगा वो प्लेन से बाहर होगा, और जो प्लेन से बाहर है उसको मैंने ऐसे बना दिया, उसको मैंने ऐसे बना दिया। और जो एक एटम होगा वो प्लेन के अंदर होगा, उसको मैंने ऐसे बना दिया। तो अब यहां पर दो रिंग प्रेजेंट है, एक तो ये वाली रिंग और एक ये वाली रिंग। देखो इस वाले केस में दो रिंग प्रेजेंट है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। यस, एक तो ये वाली और एक ये वाली। और ये जो दोनों रिंग्स हैं, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं अगर ये प्लेन में है तो ये प्लेन से बाहर है? ये जो रिंग होगी, ये अगर रिंग प्लेन में है तो ये जो रिंग है वो प्लेन से बाहर है। तो ये जो दोनों रिंग्स होंगे, ऐसे बोल सकता हूं सर परपेंडिकुलर प्लेन में प्रेजेंट है। नहीं समझ रहे क्या? ये जो दोनों रिंग है, मैं ऐसे बोल सकता हूं सर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और दो रिंग अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो तुम मर्जी हो जहां से काट दो, पीओएस निकाल ही नहीं सकते। हाँ, तुम जहां से मर्जी हो वहां से काट दो, कभी भी पीओएस तुम निकाल ही नहीं सकते। तुम क्या कर रहे हो, 3D में विजुलाइज कर रहे हो, 2D में विजुलाइज कर रहे हो। तुम ऐसे सोचो अच्छा ये चारों एटम एक में हैं, ऐसे काट देते हैं, ऐसे सर ऐसे काट देंगे तो देखो ये तो आधा आधा कट गया, इधर वाला बी, इधर वाले बी की मिरर इमेज हो गया, ये लो सर इसमें तो पीओएस आ गया। अरे भाई 2D में मत सोचो, 3D में सोचो। ये जो रिंग है वो अलग प्लेन में है और ये वाली जो रिंग है अलग प्लेन में है, कैसे काटोगे कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाए? समझ में आई क्या बात? है ना? हाँ, तो अब ना इसकी तो या तो एक शॉर्ट ट्रिक लिख दो, है ना, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, सीधा सीधा सा। देखो सीधी सीधी सी मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, काम ही खत्म हो जाए, ताकि तुम लड़ो ही ना कभी वापस। अगर मान लो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑब्वियस सी बात है डेंटिसिटी कितनी होगी, 4 होगी। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिर्फ और सिर्फ मोनोडेंटेड लिगेंड लगे हैं, कौन से? मोनोडेंटेड, तो वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तभी शो करेगा जब सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगेंड अलग अलग हो, पहली चीज ये समझ लीजिए। और अगर मान लो उसमें बाइडेंटेड लिगेंड लगे हैं, तो बाइडेंटेड लिगेंड के केस में वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तभी शो करेगा जब दोनों बाइडेंटेड लिगेंड अनसिमेट्रिकल होंगे। देखो यहां पर सिमेट्रिकल है, एक नहीं शो कर रहा, सिमेट्रिकल है नहीं शो कर रहा, अनसिमेट्रिकल है शो कर रहा है। नहीं अनसिमेट्रिकल, दोनों अनसिमेट्रिकल होने चाहिए। देखो अब दोनों अनसिमेट्रिकल होने चाहिए, तो सिमेट्रिकल आ गया, नहीं शो करेगा। यहां पर भी ये देखो अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल, दोनों अलग अलग है, ये शो करेगा। यहां देखो दोनों सिमेट्रिकल है, नहीं शो कर रहा, एक सिमेट्रिकल है, नहीं शो कर रहा, दोनों अनसिमेट्रिकल है, शो कर रहा है, दोनों अनसिमेट्रिकल है, शो कर रहा है। मेरी बात समझ गए हो आप लोग शायद, है ना? तो इसमें आप चाहो तो ट्रिक ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, है ना, ट्रिक ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग ओनली मोनोडेंटेड लिगेंड, है ना, ओनली मोनोडेंटेड लिगेंड्स, मोनोडेंटेड लिगेंड्स शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इफ all the ligands are different, all the ligands are different. yes, मानते हो इस बात को? और ऐसे भी लिख लो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग टू बाइडेंटेड लिगेंड्स, अगर उसके पास कितने लिगेंड है? दो बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, वो शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इफ कब? इफ बोथ लिगेंड्स आर अनसिमेट्रिकल, इफ बोथ लिगेंड्स आर अनसिमेट्रिकल। बस इससे तुम्हारा सारा कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। ये दो स्टेटमेंट याद रख लोगे ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही खत्म हो जाएगी, काम ही खत्म हो गया। ठीक है, बताओ, नोट कर लो तो डन लिख देना। फिर हम लोग चलेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। डन डन डन। हाँ नहीं, स्ट्रक्चर बना के देख लो, बहुत अच्छी बात है भाई, स्ट्रक्चर बना के देख लो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं आपको और बता देता हूं, देखो होता क्या है, जब पेपर आता है ना, सुनो मेरी बात, जब पेपर आता है ना, तब हमें क्वेश्चन करने होते हैं 1 मिनट से कम में, हर क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, लगभग मान लो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो तभी हमें बाकी के लिए टाइम मिलेगा। तो अगर 1 मिनट से कम टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, और जब बना बना के देखने तुम बैठते हो ना, तो हो सकता है कहीं पे तुम गलत बना दो, है ना, कहीं पर एक बार एक भी अगर मान लो आइसोमर बनाना भूल गए तो गलत गड़बड़ हो जाती है। यस, तो इस वजह से कई बार ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, जब आप ध्यान में रखते हो तो हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाता है ना, हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि बना बना के देखना पेपर में, अभी कहने में तो ठीक लगता है बेटा, कहने में तो ठीक लगता है कि सर हम लोग बना के देख लेंगे, और मैं तो सारे बता भी बना के ही रहा हूं, है ना, मैं तो कोई ट्रिक भी नहीं बता रहा डायरेक्ट, मैं तो पहले बना के बता रहा हूं, फिर लास्ट में बोल रहा हूं कि भाई तुम ना चाहो तो बना के देख लो, और अगर बना के देखने में नहीं समझ आ रहा, तुम चाहते हो कि मुझे तो ट्रिक याद रखनी है, तो ये ध्यान में रख लो, काम खत्म हो जाएगा, है ना। हाँ, आ जाओ। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछला वाला जो हमने पढ़ा है ना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यस, आइए देखते हैं सर इसमें क्या होगा। देखो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जैसे मान लो ये है मेटल और इसके पास है 4 लिगेंड, है ना, ये 4 लिगेंड है, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, इसको मैं नंबर 2 दे देता हूं, इसको मैं नंबर 3 दे देता हूं, और इसको मैं नंबर 4 दे देता हूं। देखो आपको करना क्या है, इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं कि सिस पोजीशंस कौन कौन सी है ना, सिस पोजीशंस कौन कौन सी है, तो सिस पोजीशन वो होती है जो बिल्कुल पास पास वाली होती है, जैसे अगर मैं बोलूं ना 1 2, ये 1 2 पोजीशन एक दूसरे की सिस है, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 3 पोजीशन एक दूसरे की सिस पोजीशन है, अगर मैं लिख दूं 3 4 पोजीशन एक दूसरे की सिस पोजीशन है, और 1 4 पोजीशन एक दूसरे की सिस पोजीशन है, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे कहूं ट्रांसपोजिशंस, ट्रांसपोजिशंस कौन कौन सी हैं, तो आप लोग बोलोगे सर देखो इसमें ट्रांसपोजिशन है 1 और 3 और 2 और 4, है ना, 1 और 3 और 2 और 4। तो ट्रांसपोजिशन उनको बोला जाता है जिन पोजीशंस के बीच में एंगल कितना हो, 180 डिग्री का एंगल हो, है ना, कितना एंगल हो, 180 डिग्री का एंगल हो, उसको बोला जाता है ट्रांसपोजिशन। और अगर मान लो 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब वो सिस पोजीशन होगी, है ना, कोई सा भी 90 डिग्री का एंगल है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना, बात समझ में आई मेरी। तो सर अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं इनके फटाफट से, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आपको एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट, है ना। आइएगा, सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है MA4, और इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि क्या करना है। MA4 क्या ये जो कॉम्प्लेक्स है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? देखो आप पता है क्या करोगे, सबसे पहले इसको बनाने की कोशिश करोगे, आप बोलोगे सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए देखो ये MA4 ये है A A A A, है ना। अब मैं
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है सर, दो पोजीशन, जो ग्रुप्स की पोजीशन होती है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। याद करो सिस और ट्रांस, है ना, याद करो सिस और ट्रांस। सर यहां अगर मैं किसी भी ग्रुप को कहीं पर भी हटाऊं, इसको हटा के यहां रख दो, इसको हटा के यहां रख दो, या इसको हटा के यहां रख दो, तब भी जो एटम्स की पोजीशन है वो हमेशा सेम रहेगी। सर कोई दूसरा आइसोमर बन ही नहीं रहा, अगर बनाने की कोशिश भी करोगे ना वो सेम ही बनेगा, है ना। अगर कोई कहे कि मैं इस ए को यहां रखूंगा, भाई रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई से भी ए को कहीं पर भी रख दे, सेम ही तो बन रहा है। सर ये दोनों क्या है, सेम है सर, है ना। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब इसकी एक मैं ट्रिक बताता हूं आपको जो बहुत ही काम की है, और मैं चाहता हूं आप उसी तरह से करें। इसमें ट्रिक क्या कहती है, आप लोग क्या करो, जो भी आपने आइसोमर बनाया ना, जो भी कॉम्प्लेक्स बनाया उसकी ट्रांसपोजिशन बनाओ। देखो इसमें आपने ट्रांसपोजिशन बनाई कौन कौन सी है, ए ट्रांस है और इसमें भी ए ट्रांस है। इस वाले में बनाओ, इस वाले में सर ए ट्रांस है और ए ट्रांस है, दोनों में ट्रांसपोजिशन सेम है। इसका मतलब ये दोनों आइसोमर अलग अलग नहीं है, ये दोनों आइसोमर सेम ही है। आप हमेशा क्या करना, ट्रांसपोजिशन बना लेना। क्या कह रहा हूं, आप क्या करना, ट्रांसपोजिशन चेक कर लेना। अगर ट्रांसपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट है, अगर ट्रांसपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट है, तब तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और अगर ट्रांसपोजिशन डिफरेंट नहीं है तो वो नहीं शो करेगा, काम ही खत्म। अभी एग्जांपल दूंगा और समझ में आएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल मान लो ऐसे पूछ ले तुमसे, PtCl4 2-, है ना, PtCl4 2-, आपसे पूछा बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आप बोलोगे देखो ये इसमें फिट बैठ रहा है ना, M Pt रहा, ए क्या है, ए है सर लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, ये रहा क्लोरीन मोनोडेंटेड लिगेंड 4 है। आपसे पूछे क्या ये जीआई शो करेगा, आप बोलोगे सर ये इस कैटेगरी का कॉम्प्लेक्स है, Ma4 कैटेगरी का कॉम्प्लेक्स है, और Ma4 कैटेगरी का कॉम्प्लेक्स जीआई शो नहीं करता। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, आपसे क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ नहीं मिलेगा, है ना, आपको क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, PtCl4 2-। आपको खुद पहचानना है कि कौन सा लिगेंड किस कैटेगरी में आ रहा है, सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड, आपको पहचानना है। मेरे हिसाब से कहानी समझ में आई है आपको, यस। और देखो मान लो अगला एक और एग्जांपल पूछे आपसे, नेक्स्ट आपसे कहा गया Ma3b, Ma3b, बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या। और इधर मैं लिख देता हूं Ma2b2, एक और लिख देता हूं Ma2b2, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या, बताइए। यस, तो आपने क्या किया, ऐसे बनाया, आपने कहा सर बना के देख लेते हैं, ये लो ए जहां मर्जी हो वहां बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बंदे ने क्या किया, दिमाग लगाया अपना, उसने कहा सर मैं क्या करूंगा, इस बी को यहां से उठा के यहां भेजूंगा, मैंने कहा भेज दे, और ए को उठा के यहां भेजूंगा, मैंने कहा भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स है वो अलग अलग है, कुछ लोगों को लगता है। लेकिन देखो एक तो कॉमन सेंस की बात है कि किसी के रिस्पेक्ट में किसी की भी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। ए से बी की दूरी 90 डिग्री है, बी से ए की दूरी 180 डिग्री है, वही सेम चीज यहां पर भी है ना। तो लोगों को लगता है ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक्चुअली अलग अलग नहीं है। अब जिसको दिख रहा है कि अलग अलग नहीं है, बहुत अच्छी बात है, जिसको पता नहीं लग रहा कि अलग अलग है कि नहीं है, तो उसकी मैंने ट्रिक बता दी। इसकी ट्रांसपोजिशन बनाओ, इसकी ट्रांसपोजिशन है ए और ए बी, इसकी ट्रांसपोजिशन बनाओ ए और ए बी। सर देखो दोनों की ट्रांसपोजिशन सेम है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है सर, ये दोनों सेम है, और दोनों सेम है तो इसका कोई आइसोमर नहीं बन सकता। सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई क्या, फटाफट बताओ। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ गई क्या, फटाफट बोलो। यस, क्लियर है क्या, है ना। तो इस कैटेगरी में जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे बन गया, PtCl3 NH3 माइनस, ऐसे दे दिया, है ना, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन गया, है ना, ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स है Ma3b। हाँ नेक्स्ट वाला बताओ सर। सर Ma2b2 मैं ऐसे लिख देता हूं, PtNH3Cl ट्वाइस, क्या ये इस कैटेगरी में फिट बैठ रहा है, Ma2b2। सर ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। आओ सर बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखो सर मैंने क्या किया है, ए और ए को नजदीक रखा, बी और बी को ऐसे रखा, है ना। और सर देखो मैंने अब की बार ए और ए को दूर भेज दिया, बी और बी को दूर भेज दिया। यस,
मैंने कहा भाई पता कर, चेक कर। आपने कहा सर इसकी ट्रांसपोजिशन है ए बी ए बी, और सर इसकी ट्रांसपोजिशन है ए ए बी बी। सर देखो दोनों की ट्रांसपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट है, इसका मतलब सर ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है ना। ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे सर ये कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा सिस, और इसको क्या बोला जाएगा, ट्रांस आइसोमर, है ना। सिस और ट्रांस, सिस क्यों, दोनों ए एक दूसरे के बिल्कुल पास, दोनों भी एक दूसरे के बिल्कुल पास। यहां जो दो ए है उनके बीच 180 डिग्री का एंगल है, तो दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री का, तो ये ट्रांस और ये सिस, है ना। तो आप कहोगे सर इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, है ना। इसके कितने बनेंगे, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स लिखा है ना आपके सामने, ये जो फॉर्मूला लिखा है, इसका अगर मैं ये वाली फॉर्म बनाऊं, पीटी NH3 NH3 Cl, है ना, ये इसको क्या बोला जाता है, सिस्प्लेटिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिस्प्लेटिन, यस। और ये सिस्प्लेटिन है जो कि यूज होता है कैंसर थेरेपी में, है ना। पता ही आप लोगों को, बताया था आप लोगों को, है ना। इसको कहां यूज किया जाता है, कैंसर थेरेपी में यूज किया जाता है। मेरी बात समझ गए, इसको कहां यूज किया जाता है बेटा, कैंसर थेरेपी में यूज किया जाता है। डन, समझ में आ गई बात। अब देखो सर इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है ना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है जोरदार वाला, है ना। इस पे बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है सर, कैसे बना के बताओ आप। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दे तुम्हें ऐसे, पीटी एक क्वेश्चन दे दे NH3Cl ट्वाइस, और कहता है इसकी रिएक्शन हुई Ag2C2O4, है ना, Ag2C2O4, है ना। सर इसके साथ रिएक्शन हुई और सर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना, क्या बना, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना। तो बताइए बताइए ये जो कॉम्प्लेक्स रहा होगा इसका स्ट्रक्चर क्या रहा होगा, ये सिस रहा होगा या फिर ट्रांस रहा होगा, ये सिस रहा होगा या फिर ट्रांस रहा होगा, है ना। ये सिस रहा होगा या फिर ट्रांस रहा होगा, बताओ। ये सिस फॉर्म रही होगी या फिर ट्रांसफॉर्म रही होगी, क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। बताओ, बता दोगे क्या, हाँ सर बताइए कौन सी फॉर्म रही होगी, सर ये सिस फॉर्म रही होगी। सर आपको कैसे पता लगा सिस फॉर्म रही होगी, मैं बताता हूं अभी, देखो ये मुझे ऐसे पता लगा, है ना। और सर ये जो C2O4 है, Ag2C2O4, ये कुछ ऐसा होता है ना, इसकी शक्ल दिखने में कुछ ऐसी होती है, O माइनस O माइनस Ag प्लस, है ना। सर यहां से देखो AgCl बाहर तभी निकलेगा, तभी बाहर निकलेगा जब दोनों Cl पास पास हो। भाई ये है बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा 90 डिग्री पे जुड़ता है ना, पास पास वाली पोजीशन पे जुड़ता है। तो यहां से Cl, मान लो ये Cl यहां होता, एक Cl यहां और एक Cl यहां होता, यहां NH3 होता, तो फिर ये Ag प्लस Cl माइनस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। तो सर ये कौन सा है, सर ये है सिस्प्लेटिन, है ना। ये क्या है, सिस्प्लेटिन है ना। सिस रहा होगा तभी ये दोनों Cl पास पास हैं, दो ऑक्सीजन आएंगे और इस पीटी के साथ बॉन्ड बना लेंगे, है ना। ये देखो सर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, और बाकी जो AgCl है वो बाहर चला जाएगा। और यही जो AgCl होता है सर, इसका क्या बना है, व्हाइट पीपीटी बना है। कहानी समझ में आई ना, यस, कहानी समझ में आई ना। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ कौन सा फॉर्म किस तरह का रहा होगा। आगे चले, आगे चले, यस यस यस, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं और कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये कौन सा था, MA2B2 आ गया था, ठीक है सर। अब आगे चलते हैं अगले कॉम्प्लेक्स की तरफ। अगला जो कॉम्प्लेक्स है मैं फटाफट से आपके सामने लिखने जा रहा हूं, आप मुझे बताइए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। MA2BC ये लिखा है, और एक और कॉम्प्लेक्स लिख दिया मैंने MABCD, है ना। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। आइए आइए, कैसे करें सर, सर ये तो वो वही हो गया, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, है ना। सर ये तो वैसा ही हो गया, ये देखो सर दो ए बिल्कुल पास पास, तो सर ये तो सिस फॉर्म हो गई है। सिस किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ए। और सर आप क्या करो, अब दोनों को दूर दूर रख दो सर, ए और ए। ये रहा सर दूर हो गया सर आज, है ना। ये सर दोनों दूर हो गया, तो सर ये बन गया है ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू ए, है ना, हो गया क्या। तो सर ये GI तो शो करेगा, है ना। और इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसो, अच्छा इसमें ट्रांसफॉर्म निकालो जरा,
ए सी ए बी, है ना। आप ट्रांस से करना सीखो फटाफट, बनाओ मत, ट्रांस बनाओ पहले। ए और बी, है ना। दोनों क्या, दोनों केस में ट्रांसफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट है सर, डिफरेंट डिफरेंट है, इसका मतलब ये दोनों आइसोमर भी डिफरेंट है, बिल्कुल है। तो इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने सर? इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने, बताइए कितने बन गए इसके? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए, खत्म। अरे बोलो ना, बोलो 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 बोलो, हो गया क्या? क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ। इसमें क्या होगा? इसमें कितने बनेंगे बताओ? इसके बनाओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। भाई खुद से बनाओगे ना तभी पता लगेगा, मैं आपको फिर कह देता हूं। जब तक खुद से बनाना नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। जब तक खुद से नहीं बनाओगे तब तक नहीं काम चलेगा, देखो सीधी सी बात ये है। बताइए फटाफट। कितना बनेगा? कोई नहीं बनेगा? क्या हुआ? ए सी ए बी, ये अच्छा बी सी आएगा ना, हाँ ठीक है, बी सी लिख दो। ये लो ये लो, आज तो कम ही हुई है गड़बड़, है ना। आज तो कम ही हुई है, पहली गड़बड़ है आज। आओ देखो नेक्स्ट वाले में, सर देखो इसमें ट्रिक सीधी सी, मैंने आपको बोला था ट्रांस बनाओ, ट्रांसफॉर्म बनाओ, ट्रांसफॉर्म। और अगर ट्रांसफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट है तो कॉम्प्लेक्स भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ट्रांस के उतने सारे बना दो, है ना। देखो सर, देखो सर, देख लेते हैं, है ना। देखो सर, देख लेते हैं। इसमें ट्रांसफॉर्म पहली बन सकती है जब ए और बी ट्रांस पे हो। ए बी ट्रांस पे है, अगर ए बी ट्रांस पे है तो दूसरा सी डी ट्रांस पे होगा। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है जब ए और बी ट्रांस पे हो। सर ए और सी भी तो ट्रांस पे हो सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। अगर ए और सी ट्रांस पे है इसका मतलब बी और डी ट्रांस पे है। सर एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है जब ए और डी ट्रांस पे हो, अगर ए और डी ट्रांस पे है तो बी और सी भी ट्रांस पे होंगे। देख लो, चेक कर लो, 3 पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं, 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अगर तुम बनाने की कोशिश करोगे हो सकता है या तो किसी आइसोमर को रिपीट कर दोगे या फिर कोई आइसोमर बनाओगे नहीं। लेकिन अगर तुम ये जो मैंने ट्रिक बताई है कि ट्रांसफॉर्म बनाओ, जितनी पॉसिबल ट्रांसफॉर्म्स बना सकते हो उतने ही पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। जब मोनोडेंटेड लिगेंड है उस केस की मैं बात कर रहा हूं, है ना, उस केस की मैं बात कर रहा हूं। समझ गए क्या आप मेरी बात को, है ना। अब इनके चाहो तो इनको बना भी सकते हो, आप चाहो तो सारे। देखो ये कैसे बने होंगे, देखो सर पहले वाले में ए और बी ट्रांस पे है, ठीक है, सी और डी ट्रांस पे है, ठीक है। दूसरे वाले में क्या करना, दूसरे वाले में ए और सी ट्रांस पे है तो सर बी और डी ट्रांस पे है, ठीक है सर। तीसरे वाले में चेक करो, तीसरे वाले में ए और डी ट्रांस पे है तो बी और सी ट्रांस पे है। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने सर? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने, खत्म कहानी। बना के चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए बना के दिखा दिया, आपको बनाना ही नहीं है, है ना। आप लोग चाहो तो डायरेक्ट ये वाली फॉर्म बनाओ और उत्तर पाओ, कितने ट्रांस आइसोमर उतने ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना। तो इसको आप लोग, इसका एग्जांपल जैसे मान लो ऐसे लिख दे, इस ये क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताइए पीटी सीएल बी आर NH3H2O, है ना, ऐसे क्वेश्चन आएगा। इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं? अब आपको खुद से पहचानना है कि सर ये तो एम ए बी सी डी वाली कैटेगरी में फिट बैठ रहा है सर, है ना, एम ए बी सी डी वाली कैटेगरी में फिट बैठ रहा है, इसका मतलब इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछेगा तुमसे, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, इसके बताओ कितने आइसोमर बनेंगे। यस, समझ में आई क्या मेरी बात? बोलिए सर। ये जितने भी एग्जाम्पल थे, है ना, ये जितने भी एग्जाम्पल थे सारे एग्जाम्पल में मोनोडेंटेड लिगेंड थे, है ना। सारे जितने भी एग्जाम्पल बताए मैंने आप लोगों को सब में मोनोडेंटेड लिगेंड थे। अब मैं आपको बात करता हूं, मान लो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेड आ जाए, है ना, स्क्वायर प्लेनर है और उसमें बाइडेंटेड कॉम्प्लेक्स आ गया, बाइडेंटेड लिगेंड आ गया। आओ वन बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में बात करते हैं ना। एक ही बाइडेंटेड लिगेंड आया है, एक ही बाइडेंटेड लिगेंड आया है। अब तुम खुद से बताओगे, है ना, ये फटाफट तुम मुझे कैलकुलेट करके बताओगे। पहला मैंने लिखा है एम ए बी टू, है ना, एम ए बी टू। दूसरा मैंने लिखा है एम ए बी सी। तीसरा मैंने लिखा है एम ए बी सी टू। और चौथा मैंने लिखा है एम ए बी सी डी। फटाफट से बताइए,
बताइए इनमें ने कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, फटाफट बोल दो। इनमें से कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? हाँ जी, कौन से शो करेंगे, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। कोई है जो शो करेगा? कोई है जो शो करेगा? कोई है जो शो करेगा? जल्दी बताओ सर। इसमें देखो सर, इसमें देखो सर, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं फिर बोल देता हूं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो बाइडेंटेड लिगेंड होता है, सुनो मेरी बात को गौर से दुनिया वालों, बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा एक दूसरे की सिस पोजीशन पे आएगा, उसको आप कभी भी ट्रांस मत बना देना। फिर बोल देता हूं, जो बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, सुन लो मेरी बात कान खोल के, ओ भाई लोगों कान खोल के सुन लो, जो बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, बाइडेंटेड लिगेंड्स हमेशा सेंट्रल मेटल के सिस पोजीशन पे आते हैं, है ना। बाइडेंटेड लिगेंड में जो डोनर होते हैं वो हमेशा सिस पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होंगे। कभी भी ट्रांस पे मत बना देना। अगर आप ये बनाने की कोशिश करोगे ना ऐसे कि एक भी यहां एक भी यहां, सर एक ये देखो ये रहा हमारा बाइडेंटेड लिगेंड अलग अलग बन गया, ये नॉट पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल नहीं है भैया, मैं पहले बोल देता हूं ये पॉसिबल नहीं है। यस तो ये तो लिगेंड फिक्स हो गया है, ये फिक्स हो गया। अब बी को यहां रखो, बी को यहां रखो, जो नया फॉर्म बनेगा वो सेम ही बनेगा, जो हमारी मर्जी है वो कर लो भले। देखो इसकी ट्रांसफॉर्म कौन सी है, ए बी ट्रांसफॉर्म है। अगर इसको यहां ले जाओगे, इसको यहां ले जाओगे, ये तो हिल नहीं सकता, तो इसकी जितनी भी ट्रांसपोजिशन बनेगी सारी यही बनेगी। इसका मतलब सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, सर नहीं करता। बोलिए, अरे बोलो ना। तो सर क्या इस वाले केस में होगा क्या, ट्रांसफॉर्म बना लो सर, ए जो है वो ट्रांस में आ सकता है बी के, तो अगर ए बी के आया तो ए सी के आएगा। अब क्या करें, अब कोई और ट्रांसफॉर्म बन सकती है क्या, बना के देखो। सर ए और ए को ट्रांस पे कर देते हैं, अब कान पे पड़ेगी, ए और ए कभी भी ट्रांस पे नहीं हो सकता है ना, ए और ए कभी भी ट्रांस पे नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा, बिल्कुल पास पास वाली पोजीशन पे। यस समझ में आई बात। तो क्या ये बनेगा क्या, सर कैसे बनेगा, सर कैसी बात कर रहे हो सर आप, ये है ए, ये है ए, सर ये देखो यहां है बी और यहां है सी, तो अगर मैं ए ट्रांस सी है, ए ट्रांस बी है, सी को ऊपर ले जाऊं तब भी ए ट्रांस सी और ए ट्रांस बी रहेगा, सेम ही बनेगा सर। इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना। जो मैट्रिक बता रहा हूं उससे करते जाओ, कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इस वाले केस में देख लो क्या दिक्कत है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है सर, ये है ए और बी, ये फिक्स हो गया। अब सी और सी, अब सी को यहां ले जाओ, सी को यहां ले जाओ, ये तो फिक्स हो गया, ऊपर नीचे ले जाओ तब भी सेम ही बनेगा। इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। समझ में आ गई क्या मेरी बात, अरे बोलो। सर इस वाले केस में क्या होगा फिर, मैं बताता हूं देखो। सर इसमें एक ट्रांसफॉर्म बन सकती है, ए ट्रांस पे हो सी के, और एक ट्रांसफॉर्म बनेगी अगर ए सी के है तो बी डी के होगा। सर एक ट्रांसफॉर्म ये बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है भाई, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए जो है वो डी के ट्रांस में हो जाए और बी जो है वो सी के ट्रांस में हो जाए। सर दो ट्रांसफॉर्म बन गई, और दो ट्रांसफॉर्म बनेगी, इसका मतलब दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, हो गया काम खत्म। आप चाहो तो बना के दिखा देता हूं, ऐसी क्या बात है। ये देखो ये है ए, ये है बी, ये ला ए बी, ये है सी और डी, और इसकी जो दूसरी फॉर्म बनेगी वो ऐसी बन जाएगी, ए बी और सर डी और सी। ये लिखो, तो इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, सर दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। मेरी बात समझ में आई क्या, देख रहे हो, अरे बोलो भाई। देखो अगर आपने किसी भी और तरीके से खुद ने पढ़ रखा है ना, अगर किसी भी और तरीके से पढ़ रखा है तो मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता, है ना। मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से करते जाओ मेरे साथ साथ, तो समझ में भी आएगा, है ना, तो आपको समझ में भी आएगा। मैं आपको पहले बोल देता हूं, यस आप हमेशा ट्रांसफॉर्म पोजीशन बनाया करो। अगर ट्रांसपोजिशन सेम है तभी वो जीआई शो करे, अगर सेम है तो जीआई शो नहीं करेगा। अगर ट्रांसफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट आ जाती है तो जीआई शो करेगा, बस सीधी सी बात ही है ना, सीधी सी बात ये। देखो मैं आपको सीधी सी बात ही बोल देता हूं। सर इसका एग्जाम्पल दे सकते हो क्या, पीटी ईएन CL2, ये रहा इसका एग्जाम्पल, है ना। सर इसका एग्जाम्पल दे सकते हो क्या, पीटी ईएन CLBr, ये रहा इसका एग्जाम्पल, है ना, ये लिख लो। इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्या, यस पीटी ग्लाई, है ना, ग्लाइसाइनेटो आ गया, अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, और Cl2-1, है ना। ऐसे एग्जांपल्स आप लोग चाहो तो बहुत सारे लिख सकते हो। डन। अब देखो ये वो वाले केस थे जब एक बाइडेंटेड लिगेंड था, अब एक और केस बच गया जब टू बाइडेंटेड लिगेंड्स हो। अब ये लास्ट केस बचा है, हाँ ये लास्ट केस बचा है,
लास्ट केस खत्म करेंगे फिर क्लास छोड़ूंगा। टू बाइडेंटेड लिगेंड्स हो, बताओ इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सुन लो सुन लो दादा, इधर आ जाओ। टू बाइडेंटेड लिगेंड्स, जैसे पहला एग्जांपल इसमें आता है एम दोनों सिमेट्रिकल हो, एम ए ट्वाइस, ये बना के बताना जरा। और दूसरा एक सिमेट्रिकल है और दूसरा अनसिमेट्रिकल है ना, ये बताना। तीसरा केस दोनों ही अनसिमेट्रिकल है ना। और चौथा केस एक सिमेट्रिकल है और एक अनसिमेट्रिकल है। बताओ फटाफट इनमें से कौन सा ऑप्टिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा, फटाफट बोल दो। हाँ जी बताइए, बताओ बताओ बताओ, क्या पहला करेगा क्या? सर हो ही नहीं सकता, कैसी बात कर रहे हो, है ना। दो लिगेंड है, सिमेट्रिकल है, आप कहीं पर भी किसी को छेड़ ही नहीं सकते, है ना। सेम पोजीशन रहेगी, जीआई शो नहीं करेगा, है ना, नहीं शो करेगा। बताओ क्या ये शो करेगा क्या? इसको देखते हैं सर, देख लेते हैं ऐसी क्या बात है। ये है सिमेट्रिकल लिगेंड और ये है अनसिमेट्रिकल लिगेंड। सर ये फिक्स हो गया। अगर आप चाहो इसको सी को यहां ले जाओ, बी को यहां ले जाओ। अगर कोई ये कहे कि सर मैं तो ऐसे करूंगा, है ना, सर मैं तो ऐसे करूंगा, मैं सी और बी ऐसे करूंगा, तो मैं बोलूंगा भाई ट्रांसपोजिशन बना कौन सी है? वो कहेगा सर ए सी और ए बी ये ट्रांसपोजिशन है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं कहूंगा एक काम कर, इसमें ट्रांसपोजिशन बना, तो वो बोलेगा सर ए बी और ए सी। सर ये तो दोनों में ट्रांसपोजिशन सेम आ गई, इसका मतलब सेम है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये तुझे लग रहा है अलग अलग है, ये दोनों सेम है। सर ये भी जीआई शो नहीं करेगा, है ना, ये भी जीआई शो नहीं करेगा। बात समझे क्या? सर ये वाला शो करेगा क्या? चेक कर लेते हैं इसको। दो अनसिमेट्रिकल लिगेंड है सर, है ना, जेड एंड डीएमजी ट्वाइस, वो एग्जांपल जैसे मान लो। तो सर इसमें चेक कर लेते हैं, ये है सर ए, ये है बी, है ना, ये है ए, ये है बी। सर इसमें एक काम कर दें, हम ऐसे कर दें क्या, ए बी और इसको बी ए कर देते हैं। ये लो सर, देखते हैं ना सर, इसकी ट्रांसपोजिशन कौन सी है, ए बी, ए बी, ये इसकी ट्रांसपोजिशन है। और इसकी ट्रांसपोजिशन कौन सी है सर, ये है ए ए और बी बी। सर ये देखो इसकी दोनों ट्रांसपोजिशन डिफरेंट है, इसका मतलब इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। बोलो, अरे बोलो ना। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे ये तो सेम ही हो गया, ये दोनों तो सेम ही हो गया। इसमें ऐसे लिखो आप, ए बी सी डी ये लिख दो, ए बी सी डी ये लिख दो, यस, ए बी सी डी ये लिख दो। सर इसमें क्या होगा देखो, ये शो करेगा क्या? ये तो दिख ही रहा है सर, इसकी एक ट्रांसपोजिशन बनेगी जब ए और सी ट्रांस पे होंगे तो बी और डी ट्रांस पे होगा। सर दूसरी ट्रांसपोजिशन बनेगी ए और डी ट्रांस पे है तो बी और सी ट्रांस पे। ये लो सर, इसमें क्या दिक्कत है? ये रहा सर ए बी और ये है सर सी डी, दोनों अनसिमेट्रिकल लिगेंड है ना। और ये ए बी को ए बी रहने दो और इसको सर ऑपोजिट कर दो डी सी। सर दोनों की ट्रांसपोजिशन अलग अलग है, इसका मतलब इसके भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, इसके भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, बस। हाँ अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे दिमाग में सोच रहे होंगे, जैसे सोच रहे होंगे सर आपने अभी तो बोला था, है ना, सर आपने अभी तो बोला था ए को ट्रांस पे नहीं रख सकते, ए को ट्रांस पे नहीं रख सकते, आपने सर यहां ए ट्रांस पर कैसे रख दिया? उनके जोर से खुद के ही कान पे इतना जोर से चमाटा मार ले। अबे ये ए और ए, इस एक लिगेंड का ए और नहीं है, एक का ए दूसरे का ए, ये दोनों एक ही लिगेंड के पार्ट नहीं है। ये एक लिगेंड का ए है, ये दूसरे लिगेंड का ए है। एक ही लिगेंड के जो दो डोनर साइट होती है उसको आप लोग 180 पे नहीं रख सकते। ये जो दोनों हैं ये तो दोनों अलग अलग डोनर साइट है, दो अलग अलग लिगेंड की हैं, है ना, वो दूसरे का ए महाराज। प्रभु कहां है आपके चरण? हाँ अरे बोलो।
समझे? तो भाई ये बना बना के देखने पड़ेंगे, ये बहुत आसान है। यस, हाँ वो दूसरे लिगेंड का है, इस पे एग्जांपल कराऊंगा अगली क्लास में। इस हिसाब से मुझे लग रहा है अगली क्लास में हो नहीं पाएगा अपना आइसोमेरिज्म खत्म, ऐसी मुझे फील आ रही है। तो मुझे लग रहा है एक और सेशन लेना पड़ेगा मुझे, है ना, ऐसी मुझे फील आ रही है। ठीक है, तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया है, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया है, तो आप लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म निकालने की कोशिश करना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ना। अगर थोड़ा बहुत समझ में आया है तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं, इनमें आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करना। जितने बना सकते हो उतने बना लेना, है ना, जितने बना सकते हो उतने बनाने की कोशिश करना। जितने बन जाए उतने बढ़िया है, ना बने तो घबराना मत बस, है ना, बाकी हम लोग देख लेंगे, है ना भी बने तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, इसमें से जितने बन जाएं तुमसे उतने कर लेना भाई, जितने बन जाएं उतने कर लेना, और ना भी बने तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बाकी तो मैं करवा दूंगा क्लास में। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। इसमें कोशिश करना जितने बन जाए उतने बढ़िया है ना, जितने बन जाए उतने बढ़िया है। नहीं भी बनते तो मैं अगली क्लास में बनवा दूंगा। ये सारे एग्जाम्पल हम लोग कल करेंगे, है ना, सारे एग्जाम्पल्स हम लोग कल वाली क्लास में करेंगे ही। चलिए फिर आज का जो होमवर्क है, आज आपको डीपीपी नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है आज, है ना। क्या करना है? रिवीजन करना है बच्चे से, जो क्लास में आपको होमवर्क दिया है ना, उसको सॉल्व करना है ना, जो क्लास में दिया है उसको सॉल्व करना है, बाकी रिवीजन करके आए। जो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स बताए हैं आइसोमेरिज्म के, है ना, उनको वापस से बनाने की कोशिश करें खुद से। यस, खुद से एक बार बनाने की कोशिश करें तभी काम चलेगा। डन? ठीक है जनाब, खत्म करें क्लास। कल 8:30 बजे देखते हैं, देख लेते हैं क्या रहता है। देख लेते हैं कल का क्या रहता है 8:30 बजे। एक्चुअली मैंने सोचा था आज मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें करवा दूंगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में थोड़ा बहुत हो जाएगा, तो कल ना थोड़ा सा बर्डन कम रहेगा। अगर मैं कल पूरा एक ही क्लास में करवाने की कोशिश करूंगा ना, तो तुम लोग लेट जाओगे, मेरी गारंटी है ना। तुम लोग बोलोगे सर क्या हो रहा है सर, पता ही नहीं लग रहा कौन कहां लिगेंड कहां चला गया। आज तो सोचो हम लोग सिर्फ 4 लिगेंड के साथ खेल रहे थे। कितने लिगेंड के साथ? 4 के साथ। कल खेलेंगे 6 लिगेंड के साथ, तो 6 में और गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इस वजह से मैं चाह रहा हूं कि छोटा छोटा सेशन रखें तो आपको समझ में आएगा। कोई बात नहीं, अगर परसों वाला सेशन थोड़ा बहुत रहेगा ना, तो उसमें मैं डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करवा दूंगा, है ना। परसों वाले सेशन में थोड़ा बहुत डी एंड एफ ब्लॉक कर देंगे। चलो ठीक है ना, आज की क्लास खत्म करते हैं भाई, काफी टाइम हो गया आज। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।